है ज्वार से चोटिल वो चट्टान हो तुम, है ज्वार से जो चोटिल वो चट्टान हो तुम, सह रहा हर घाव वो इंसान हो तुम। है ज्वार से चोटिल वो चट्टान हो तुम, सह रहा जो हर घाव वो इंसान हो तुम। तुम नहीं कोई सीपी जिसे यूं कोई बहा दे, तुम नहीं कोई सीपी जिसे यूं कोई बहा दे। तुम नहीं हो यो सीपी जिसे कोई यूं बहा दे। भेद न पाए तुम युद्ध में तो क्या हुआ, भेद न पाए युद्ध को तुम तो क्या हुआ। तलवार आखिरी दम तक न छोड़ी, ये बहुत था, ये बहुत था, ये बहुत था। अभिवादन स्वीकार करें। जब आपसे कोई पूछे लड़ना जरूरी है, लड़िए। आपसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, कह दो लड़ रहा हूं। पूछे कब तक लड़ोगे, कह दो जब तक या तो टूट जाएंगे या तो तोड़ देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लगे रहेंगे। कब तक लगे रहेंगे, आखिरी दम तक लड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। स्वागत है आपका अच्छ लक्ष्य के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कुछ तकनीकी कारणों के कारण पिछले 2 दिनों में मैं क्लास आपको नहीं दे पाया, उसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से क्षमा प्रार्थी हूँ। ज्योग्राफी की जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्योग्राफी की मैं 5 क्लासेस लेकर आऊँगा। 4 क्लासेस मैंने डाल दिए हैं। आज लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी की करेंगे टेस्ट में, और कल से हम लोग करेंगे ज्योग्राफी की सीरीज के साथ ख़त्म, और उसके बाद कल से हम लोग मॉडर्न इंडिया करेंगे। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपके लिए ये हमारा प्रयास सफल साबित होगा। और यदि आप हमारे साथ लगे हुए हैं तो हमारा आपसे वादा है कि आने वाले परीक्षाओं में हम आपकी परीक्षा को सफल बनाने के लिए अपना अंतिम प्रयास, जो हमारे औकात का अंतिम प्रयास है, वो अंतिम प्रयास तक हम आपको अपने देने का प्रयास करेंगे। बशर्ते बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आपसे बस इतना निवेदन है कि आप हमारे साथ बने रहें। और यदि आपको हमारे चैनल पर, हमारे टीचिंग में या हमारे कंटेंट में कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स खुला है, मन खोल के कमेंट करो, दिल खोल के कमेंट करो, हम दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे। चलिए स्वागत है। क्वेश्चन पर आते हैं आपके। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं। देखिए बेटा, ये जो लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यही सही जवाब है। बच्चे देखिए, अगर आप भारत की स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ कुछ देखेंगे कुछ इस तरह, नीचे वाला क्षेत्र बेटा आप पाएंगे ये क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और क्योंकि बच्चे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है, यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रेनफॉल भी बेटा उच्च होता है, यानी वर्षा भी बेटा उच्च होती है, और टेम्परेचर भी क्या होता है, उच्च होता है। उच्च क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जिन क्षेत्रों में होती है, और जहां बेटा हमेशा तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना ही रहता है, ऐसे क्षेत्र बेटा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बचा आपको कहाँ मिलेंगे, तो पिछले वाले सीरीज में हम लोग कर चुके हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बच्चे आपको जब आप देखेंगे ग्लोब के स्ट्रक्चर को, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बेटा ये पड़ेगा भूमध्य, ये कर्क और ये मकर, ये जो बीच वाला क्षेत्र पड़ेगा यही क्या पड़ेगा बेटा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत में कहाँ कहाँ पाए जाएंगे ये सदाबहार वन, बेटा पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, इधर बेटा उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाए जाएंगे, पूर्वी घाट में पाए जाएंगे, जैसे सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन, जैसे सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। बेटा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेगा आपको, अमेजन नदी बेसन में, अमेजन नदी बेसन में। कहाँ पर बेटा, ब्राजील में। और इसी अमेजन नदी बेसन में ब्राजील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं सेल्वास की वनस्पतियाँ, सेल्वास की वनस्पतियाँ। और ये सेल्वास की वनस्पतियों में बच्चे पाया जाता है दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी वालसा,
दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी बच्चे क्या, वालसा पाई जाता है अमेजन नदी बेसिन में। यही सेल्वास वनस्पतियां उष्णकटिबंधीय वनस्पतियां हैं बच्चे, जो पृथ्वी की 21% ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। अतः अमेजन नदी बेसिन को कहा जाता है क्या, अमेजन नदी बेसिन को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा छोटा नागपुर पठार अत्यधिक मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी है। कह रहा छोटा नागपुर पठार का जो मृदा अपरदन है उसके लिए क्या उत्तरदायी है। तो बच्चे आप ध्यान से सुन लीजिए, छोटा नागपुर जो पठार है इसका अधिकांश भाग आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा बेटा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा कुछ पार्ट मिलेगा बेटा इसका झारखंड में, कुछ पार्ट झारखंड में, और कुछ पार्ट बच्चे कहाँ मिलेगा, ये मध्य प्रदेश में। भारत में जो खनिज संसाधन में सबसे अधिक धनी है वो कौन सा पठार है, छोटा नागपुर पठार है। इस छोटा नागपुर पठार से बेटा महानदी और दामोदर नदियां क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, जो छोटा नागपुर पठार का क्या कर देती हैं, अपरदन। लेकिन बेटा ये कह रहा अत्यधिक अपरदन का कारण क्या है। तो बच्चे अत्यधिक अपरदन का कारण क्या है, बच्चे अत्यधिक अपरदन का कारण है बड़े पैमानों पर वृक्षों का कटाव। देखिए बच्चा, हर विकास की कीमत, विकास जब भी होगा तो उस विकास की जो मोदी जी वाला विकास नहीं, वो तो अभी तक हुआ नहीं, पता नहीं कब होगा मोदी जी वाला विकास, हम लोग वेट कर रहे हैं। काश मोदी जी वाला विकास होता तो हम लोग थरिया बजाते और गाना फिर गाते, नकिया सुहाम जैसे बाबूजी के मोहवा हुमाई के रे हो। लेकिन ये सुहार कब गाया जाएगा मोदी जी वाला पता नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल छोड़ते हैं। देखिए तो छोटा नागपुर पठार बेटा, छोटा नागपुर पठार का जो अपरदन का कारण है बेटा वृक्ष। ठीक से सुनिएगा, अगर आप बेटा वृक्षों का कटाव करते हैं, वृक्ष क्या करती हैं, पहाड़ी पर्वतों के जड़ों को, मिट्टी को अपने साथ सख्त कर लेती हैं, जो अपरदन को क्या कर देती हैं, रोक देती हैं। लेकिन जब आप वृक्षों का कटाव करते हैं, जब वृक्षों का कटाव कर देते हैं तो मिट्टी को सख्त करने के लिए, मिट्टी को बांधने के लिए जड़ें नहीं रह जाती हैं और उनका अपरदन आसान हो जाता है। तो उसका जो कारण है बच्चे वो क्या है, वृक्षों के बड़े पैमाने पर कटाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिडकल कह रहा हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बच्चे ये स्थित है किस नदी पर, ये स्थित है बच्चा घाट प्रभा पर। घाट प्रभा बच्चा कहाँ पर बेटा, ये घाट प्रभा कहाँ पर है बच्चे, ये है बेटा कर्नाटक में। ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कर्नाटक में आपको दो बांध और याद रखना है, एक है बेटा शिव समुंदरम, शिव समुंदरम, शिव समुंदरम परियोजना, और ये बच्चे कहाँ पर है, ये कावेरी नदी पर है शिव समुंदरम परियोजना। 1902 में बना था बच्चे, और ये भारत की पहली, आजाद भारत की बेटा, अगर आजाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो आपको बताना है बच्चा दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948। किस नदी पर बच्चे, दामोदर नदी पर। किस नदी पर, दामोदर नदी पर। किस राज्य में बेटा, बंगाल में। लेकिन आज़ादी से पहले शिव समुंदरम 1902 में बना था। यह भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है बेटा। आपको यही एक चीज और याद रखना है, कर्नाटक में एक नदी बहती बेटा शरावती नदी, और शरावती नदी पर एक परियोजना स्थित है। शरावती नदी पर एक परियोजना स्थित है जिसका नाम है शरावती जल विद्युत परियोजना। और शरावती जल विद्युत परियोजना का बेटा जो जलाशय वही कहलाता है जोक या महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी, या बच्चे कहलाता है गरसोप्पा, गरसोप्पा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात माना जाता है। बच्चे सतलज नदी दिया हुआ है, सतलज नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। तो सतलज नदी पर बेटा जो परियोजना स्थित है उसका नाम क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना बेटा ये कहाँ पर बना है, ये बना है पंजाब में। एक भाखड़ा नागल पर बना है और एक बच्चे बना हुआ है कहाँ पर, ये जो भाखड़ा है बेटा, ये भाखड़ा से होता है जल विद्युत। भाखड़ा से पैदा किया जाता है बेटा जल विद्युत, और नागल से बच्चे किया जाता है क्या, सिंचाई आपूर्ति। और भाखड़ा नागल का जो जलाशय है वो जाना जाता है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय ये कहाँ स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गोविंद सागर जलाशय हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नागल बच्चा भारत का सबसे ऊंचा बेटा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल भारत का सबसे ऊंचा बेटा क्या है, गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा नागल भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है।
अगला बच्चे दिया रावी नदी। रावी नदी पर बेटा दो परियोजना याद रखना आपको। एक चामेरा परियोजना है, रावी नदी पर, ये बच्चे कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और रावी नदी पर बेटा एक परियोजना है थीन, ये कहाँ है, ये है बच्चे पंजाब में। पंजाब के कहाँ पर, पठानकोट में। पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में। और बच्चे ये जो बेतुआ दिया है, ये चेतुआ नहीं, ये बेतुआ है। बेतुआ नदी पर बेटा मध्य प्रदेश में एक परियोजना था, माता टीला। माता टीला परियोजना, कौन सा, माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बच्चे कहाँ पर है, बेतुआ नदी पर। ये किसकी परियोजना है बच्चे, ये बेटा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और किसकी परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना माता टीला है। एक मध्य प्रदेश में परियोजना बना है बाढ़ सागर परियोजना, ठीक से सुन लीजिएगा, बाढ़ सागर परियोजना। ये बना है सोन नदी पर। कहां पर, ये सोन नदी पर। किस नदी पर, सोन नदी पर। कहां बना है, ये मध्य प्रदेश में बना है। कहां पर, मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के पास से ही आपको एक परियोजना और याद रखना है, ठीक से सुनिए पूरी बात। एक परियोजना आपको और याद रखना है, उसका नाम है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल, तो चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर बना है। इसके तहत दो बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में दो बांध है, राजस्थान में दो बांध है। एक बांध का नाम है जवाहर सागर बांध, और ये जवाहर सागर बांध, और एक का नाम है महात्मा गांधी, और एक का नाम है राणा प्रताप सागर। तो जो राणा प्रताप जवाहर सागर ये राजस्थान में है, और जो महात्मा गांधी है ये मध्य प्रदेश में है। कौन सी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना। चारों आंसर बता दिया, कुछ और आपको बता दिए हैं। ज्योग्राफी पढ़ते वक्त हम लोग इसको बहुत व्याख्या से सुनेंगे। देखिए, कह रहा कोको प्रपात, कह रहा गोकोक प्रपात किस जिले में स्थित है। तो ये किस जिले में स्थित है, ये बेटा स्थित है बेलगांव। ये बेलगांव में स्थित है। कहाँ पर, ये बेलगाम। ये बच्चे कहीं कहीं बेटा मिलेगा बेलगाम, और कहीं कहीं मिलेगा बेलग्राम। अगर आपको पढ़ रहे हो तो महात्मा गांधी, अगर जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कौन सा, बेलगांव का, 1924 में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन। तो ये जो बना हुआ है ये कहाँ पर है, ये बेलगांव में है। बेलगांव कहाँ पर, ये है कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ पर है, कर्नाटक में है। अगले सवाल, कह रहा भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना, अभी आपको बताया था प्रथम जल विद्युत परियोजना। तो कह रहा प्रथम जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी शिव समुद्रम परियोजना, जी नहीं। कह रहा शरावती नदी महात्मा गांधी परियोजना, जी नहीं। ये शरावती नदी कहाँ पर, महात्मा गांधी परियोजना, ये कर्नाटक की बात कर रहा है। कृष्णा नदी पर एक परियोजना बच्चे आपको बेटा याद रखना है, नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर याद रखना आपको, नागा अर्जुन सागर परियोजना। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, कह रहा है कावेरी नदी पर अभी बताया था आपको, कावेरी नदी पर कौन, शिव समुद्रम परियोजना। कब बना है ये, 1902 में बना है। जो भारत की पहली नदी घाटी क्या है, परियोजना है। आजाद भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। कह रहा सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना, जी नहीं। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाई गई ये सारी परियोजनाएं थी। भाखड़ा नागल परियोजना भारत का सबसे बड़ा भाखड़ा नागल परियोजना भारत का सबसे बड़ा क्या है, गुरुत्वीय बांध है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, कौन सी नदी घाटी परियोजना है, तो आप उत्तराखंड चले जाइएगा बच्चे। उत्तराखंड में आपको क्या मिलेगा, दो नदी मिलेगा, भागीरथी और एक नदी मिलेगा आपको भिलंगना। और इन दोनों नदियों का संगम होगा टिहरी नामक स्थान पर, और यहीं पर बना है टिहरी बांध, और यही भारत का सबसे ऊंचा क्या है, बांध है। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध ये किस नदी पर बना है, ये महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। किस नदी पर, महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। 4.8 किलोमीटर लंबा, या एशिया का सबसे लंबा नदी बांध है, या एशिया का सबसे लंबा नदी बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। देखिए, चलिए अगला सवाल, कह रहा भारत में कितने % लोग कृषि पर आधारित हैं।
भारत में कितने परसेंट लोग? लगभग 52% लोग। लेकिन वर्तमान आंकड़े आपको याद रखना है, लगभग 48.9% जनसंख्या किस में लगी है? कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में। कृषि संबंधित कार्यों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जिन्हें आप कृषि समझते हैं वो आप गलत समझ लेते हैं। कृषि का मतलब केवल कृषि करना नहीं है। कृषि में क्या क्या आता है? कृषि में आता है फसल का उत्पादन, जिसे हम लोग आप लोग सामान्यतः कृषि समझते हैं। कृषि में आता है फसल उत्पादन। कृषि में ही आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन के अलावा मुर्गी पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन, बकरा पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, पशु पालन, गाय पालन, बैल पालन, ये सब ठीक। इसके अलावा वानिकी यानी वन से संबंधित जितने कार्य आते हैं ये सब कृषि संबंधित कार्य हैं। इनके अलावा खनन है तथा उत्खनन है। खनन है तथा उत्खनन है। ठीक से देख लीजिए, खनन है और उत्खनन है। अब ये फालतू नहीं लिखा हुआ है खनन और उत्खनन, इनमें कुछ अंतर होगा। जब खुदाई बेटा क्षैतिज हो, जब खुदाई क्षैतिज हो तब इसे कहते हैं खनन, और जब खुदाई ऊर्ध्वाधर हो, जब खुदाई ऊर्ध्वाधर हो तब इसे कहते हैं उत्खनन। जैसे किसी नदी में पिलर लगाया जाए, कहीं पर रोड बने तो पिलर लगाया जाए, हाईवे ओवे ब्रिज लगाया जाए, तो वहां अगर आप ठीक से देखोगे तो बोर्ड पे लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, उत्खनन कार्य जारी है। वहां खनन कार्य जारी क्यों नहीं लिखा? लेकिन किसी नदी किनारे जब बालू निकाले जाते हैं तो वहां लिखा रहता है कृपया धीरे चलें, उत्खनन कार्य नहीं, खनन कार्य जारी है। तो ये आते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। किसका? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, लेकिन यह एक असंगठित क्षेत्र है। यह एक असंगठित क्षेत्र है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश जनसंख्या कैसी है? कृषि पर आधारित है, लगभग 52%। आगे कह रहा जनसंख्या के आकार के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, चलिए देखिए, तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर कर दीजिए आप क्या? 2 नंबर पर महाराष्ट्र, 3 नंबर पर कर दीजिए बिहार और चौथे नंबर पर कर दीजिए पश्चिम बंगाल। जनसंख्या के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार और चौथा सबसे बड़ा राज्य क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ये जनसंख्या के दृष्टि से सन 2011 के जनगणना के आंकड़े हैं। चलिए कह रहा दाफला, असल में ये जो दाफला है और सिंहवा है जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तो मैं अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां बताऊं, देखिए अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां हैं। देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां आपको याद रखना है। एक पहाड़ी है मिर पहाड़ी, एक है आबोर, मिर आबोर, मिसमी, मिशमी, पटकाई बुम, पटकाई बुम, पटकाई बुम और डाफला। तो जो दाफला लिखा हुआ असल में ये डाफला होना चाहिए था, डाफला। ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब के सब जनजाति के नाम पर हैं। ये किस नाम पर हैं? जनजाति के नाम पर हैं। ये सारी पहाड़ियां जनजातियों के नाम पर हैं। तो ये जनजातियां कहां पर मिलेंगी आपको? अरुणाचल प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाएगी गौड़ और भील। भील जनजातियां भारत की सबसे बड़ी जनजाति समूह हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको जनजातियां याद रखना है गुज्जर, गुज्जर और गद्दी, गुज्जर और गद्दी। आंध्र प्रदेश में आपको याद रखना है बिंगरा, पोमाडाबी जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। और चेंचू, चेंचू पाई जाती हैं, चेंचू। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताया चेंचू, चेंचू आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती जनजातियां। इनके अलावा कुछ जनजातियां आपको और याद रखनी है। क्या? खासी, खासी, गारो, खासी, गारो जयंतियां, ये कहाँ पाई जाएंगी? मेघालय में। एक जनजाति आपको याद रखना है, एक जनजाति आपको और याद रखना है। उस जनजाति का नाम क्या है? खूब सुना होगा आप,
थारू ये पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, लेकिन अभी अधिकांश लोग कहाँ हैं? उत्तराखंड में। यही जनजातियां दिवाली के दिन क्या मनाती हैं? शोक। ऐसा माना जाता है कि जो रावण की वाइफ थी शायद इन्हीं के खानदान की थी, तो ये लोग दिवाली के दिन क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं। अगर आपको इस PDF का चाहिए तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए 9919692997 के नाम से, और आप सारी PDF इस टेलीग्राम चैनल से आप लोड कर सकते हैं। लक्ष्य पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से ये PDF आपको मिल जाएंगे। कह रहा भारत में किस राज्य में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? नागालैंड में। लेकिन बेटा नागालैंड तो ऑप्शन में है नहीं है, तो जब नागालैंड के बाद कौन सा आ जाएगा? नागालैंड के बाद ये है मिजोरम, और मिजोरम के बाद मिलेगा आपको मेघालय, और मेघालय के बाद आपको क्या मिलेगा? मणिपुर मिलेगा, और मणिपुर के बाद आपको क्या मिलेगा? गोवा। ये हैं ईसाई जनसंख्या के सबसे बड़े राज्य। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूछा जाएगा तो सब भी ये सबसे ज्यादा कहां पर है? ये नागालैंड में है। तो नागालैंड तो ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या सही जवाब हो जाएगा? मिजोरम, जहां ईसाई जनजाति सबसे अधिक है, जहां ईसाई जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला सवाल कह रहा है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिए सबसे अधिक कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लेकिन कहे जनसंख्या सबसे अधिक कहां है? तो उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछे, प्रतिशत जनसंख्या सबसे ज्यादा पूछेगा तो कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेशों सहित पूछे, केंद्र शासित प्रदेश सही सबसे अधिक जनसंख्या कहां पर है? SC ST की, तो आपको क्या बताना है? लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप बताना है आपको। चलिए आगे कह रहा निम्न में से कौन सा एक स्थान कम वर्षा प्राप्त करता है? बच्चे कौन सा? लेह। भारत में सबसे कम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। कहां पर? लेह लद्दाख में। ये सब कम राज्यों में वर्षा जरूर होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे कम कहां पर होता है? लेह लद्दाख में होता है। अगला सवाल कह रहा जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो बच्चा माइनस में है। कहां पर? नागालैंड में। नागालैंड में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे माइनस में है। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर कहां चला गया है? माइनस में चला गया है। तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? माइनस में है। अगला सवाल पन्ना, मध्य प्रदेश में पन्ना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्नलिखित में से किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश का पन्ना बेटा एक टाइगर रिजर्व भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है। मध्य प्रदेश का पन्ना एक टाइगर रिजर्व भी है जो विंध्यन श्रेणियों में आपको मिलेगा। कह रहा गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। टमाटर से संबंधित। तो ये जो टमाटर वाला है ये मिलेगा आपको कौन सी क्रांति? टमाटर। ये मिलेगा बेटा आपको कौन सी क्रांति? लाल क्रांति। लाल क्रांति दो चीजों से संबंधित है, मांस उत्पादन से संबंधित है तथा टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अंडा क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। सलजम ये कोई क्रांति नहीं पढ़ा है। चलिए अगले सारी क्रांतियां मैं आपको यहां दिखा देता हूं। GD के लिए इंपॉर्टेंट, आपके वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से, प्याज और झींगा मछली से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति संबंधित है किससे? तिलहन से, तिलहन से। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मत्स्य पालन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति। कृष्ण क्रांति या काली क्रांति ये पेट्रोलियम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। हरित, हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति, गुलाबी क्रांति, पीली क्रांति, बादामी क्रांति, कृष्ण क्रांति, हरित सोना क्रांति। इनके अलावा और कौन सी क्रांति हो सकता है?
लाल क्रांति आपको बता दिया, गोल क्रांति आपको बता दिया, रजत क्रांति आपको बता दिया। एक क्रांति है बेटा इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों क्या क्या है, सार है। इंद्रधनुष क्रांति सभी क्रांतियों क्या क्या है, सार है। देखिए हाँ, अमृत जोड़ो, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। कौन सी क्रांति, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना से। किसी क्षेत्र में जनसंख्या का अधिकार तात्पर्य क्या है, लोगों के निरपेक्ष से जनसंख्या, ठीक, जनसंख्या तथा साधन के विकास से, जनसंख्या एवं जनसंख्या विस्फोट से, जनसंख्या के घनत्व से नहीं, जनसंख्या एवं साधन। देखिए बच्चा, जनसंख्या ज्यादा से मतलब क्या है, जैसे आपके घर में बहुत ज्यादा जमीन, आपके पास बहुत ज्यादा संसाधन है और जनसंख्या जनसंख्या आपकी ज्यादा है। जैसे मैं आपके बोलूं कि आपके पास इतने संसाधन हैं और इतने संसाधन में आपके यहाँ 100 लोग रहते हैं, और किसी के पास इतने संसाधन हैं जिनके यहाँ 80 लोग रहते हैं, तो जिनके पास संसाधन कम है, संसाधन की तुलना में जनसंख्या विस्फोट को दिखाया जाता है। तो जनसंख्या एवं संसाधन के विकास से, अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है तो जनसंख्या आपके पास है। कह रहा झारखंड आयरन स्टील संयंत्र कहाँ पर है, बोकारो, बोकारो, बोकारो। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, और आपको यह क्या याद रखना है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। और ये सब किस पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मित हुए हैं, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाए गए हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के। इकोनॉमी में हम इनका चर्चा कर लेंगे आगे। कह रहा मेट्रो प्लान नगर की जनसंख्या होती है बेटा 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या हो जाएगी वह मेट्रो प्लान हो जाएगा, 10 लाख से अधिक। कह रहा हिमालय की उत्पत्ति का भू सिद्धांत किससे हुआ है, किससे हुआ है, तो अगर आप हिमालय की उत्पत्ति समझेंगे तो कोबर का भूसन्नत सिद्धांत है। कैसे हुआ है, तो आप अगर हिमालय की उत्पत्ति देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये प्रायद्वीपीय भारत, और यहां था तैथिज सागर, यहां था तैथिज सागर, तैथिज सागर, इस तैथिज सागर में क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत क्या करेगा, टकरा जाएगा। और जब प्रायद्वीपीय भारत टकरा जाएगा तो हिमालय क्या क्या होगा, निर्माण। यानी किससे निर्मित है, तैथिज भूसन्नति से निर्मित है, तैथिज भूसन्नति से निर्मित है। और ये तैथिज भूसन्नति का सिद्धांत किसने दिया है, कोबर ने दिया है। किसने, कोबर ने दिया है। हिमालय को उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो हिमालय को उच्चावच के आधार पर एक हिमालय मिलेगा आपको ट्रांस, एक मिलेगा आपको महान, महान, और आपको लघु, और क्या मिलेगा, शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणियां ये हिमालय के हैं। ट्रांस हिमालय में आपको 3 श्रेणियां मिलेंगी, एक मिलेगा आपको काराकोरम, ट्रांस हिमालय में एक श्रेणी मिलेगी क्या, काराकोरम। एक क्या मिलेगा उसके नीचे जब आएंगे, काराकोरम के नीचे एक श्रेणी मिलेगी आपको लद्दाख, और लद्दाख श्रेणी के नीचे आपको एक श्रेणी मिलेगी जिसका नाम क्या होगा, जास्कर। और काराकोरम श्रेणियों में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित होगी 8611 मीटर, जिसका नाम क्या होगा, केटू। और लद्दाख श्रेणियों में एक चोटी स्थित होगी माउंट राका पोसी, जो दुनिया की सबसे ऊंची क्या मिलेगी, ढाल वाली चोटी। और जास्कर श्रेणियों में एक चोटी मिलेगा आपको नंगा पर्वत। महान हिमालय में दुनिया की सारी ऊंची चोटियां मिलेंगी, जैसे एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, लोतासो, नंदा देवी, कामेट, ये सब कहाँ मिलेंगी आपको, महान हिमालय में। लघु हिमालय में 2 श्रेणियां मिलेंगी आपको, एक मिलेगा पीर पंजाल और एक क्या मिलेगा, धौलाधर, धौलाधर श्रेणियां मिलेंगी। भारत के जितने पर्यटन स्थल हैं सब कहाँ मिलेंगे आपको, लघु हिमालय में। जैसे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये मर्ग क्या है, मर्ग है घास के मैदान, और यही घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पयाल, या फिर क्या कहते हैं, बगयाल, बगयाल कहते हैं उन्हें, किन्हें, उत्तराखंड में पाए जाने वाले घास के मैदान को। शिवालिक श्रेणियों में पाए जाने वाली घाटियां क्या कहलाती हैं, दून और द्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। चलिए, तो ये पढ़ लिया आप लोगों ने। तो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, तैथिज भू सन्नति से। हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई है, तैथिज भू सन्नति से हुआ है। कह रहा है वन की राष्ट्रीय शोध
संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। और भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वो स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, देहरादून में। लेकिन ये कह रहा है राष्ट्रीय शोध संस्थान, भारतीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, जबकि ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कह रहा भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? राज्य बेटा, राज्य। वन संपदा पर, वन जो हैं, ये वनों पर जो अधिकार है, ये बच्चा किसके अधिकार में आता है? ये राज्य के अधिकार में आता है। तो अधिकार वन संपदा किस मालिक कौन है? ये इस पर राज्य है, राज्य का अधिकार है, राज्य का अधिकार वनों पर है। आगे देखिए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में स्थित है। अभी आपको बताया था कुल्लू घाटी किसे पर स्थित है? लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल। जी, धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों में मिलेगा आपको क्या? कुल्लू घाटी। देखिए, कुल्लू, मनाली, शिमला, रोहतांग, कुल्लू, मनाली, शिमला, रोहतांग, लाहौल स्पीति घाटियाँ ये मिलेंगी आपको लघु हिमालय में। और किन दो श्रेणियों में मिलेंगी आपको? ये मिलेंगी धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल किसमें? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों में। रट लीजिए, सवाल पूछेगा आपसे, ठीक से छपा तो और एग्जाम में छपेगा। देख लिया ठीक से, देखो देहाती आदमी, भाषा तो निकलेगा देहाती, इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? अगर आप कहीं बाहर से हैं तो ठीक है, देसी तो है तो देसी वाला कलर दिखाएगा, ठीक है? आगे चलिए, फिलहाल हमें अपने देसी होने पर गर्व है। क्यों बता रहे हो? आपको क्या देसी होने पर नुकसान है? क्या आपको नहीं लगता कि आप देसी हैं तो आपको देसी होने पर गर्व होना चाहिए? मजबूत होते हैं देसी लोग। देखो, मानस किसकी उपनदी है? मानस किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। आइए आपको ब्रह्मपुत्र का शेयर कराते हैं पूरा। देखिए, जब आप ब्रह्मपुत्र को कभी देखेंगे, कभी क्या देखेंगे मैं अभी दिखाता हूं आपको। कल्पना करो, सोली चिंतन करो, कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी में ग्लेशियर है, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। हो, नाम थोड़ा अजीब है, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। चोमो युंगडुंग, चोमो युंगडुंग ग्लेशियर। और इस चोमो युंगडुंग ग्लेशियर से नदी निकलेगी क्या? यारलुंग यंग तुंग यंग पुंग यंग तुंग यंग पुंग सांगपो। इस नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र का नाम है ये। तो ब्रह्मपुत्र जब निकलेगी तो हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में आपको एक दर्रा मिलेगा, यांग याप दर्रा। और इसी दर्रे के सहारे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या कर जाएगी? प्रवेश कर जाएगी। तो ब्रह्मपुत्र की मैं आपको कुछ सहायक नदियां दिखाता हूं। देखिए क्या क्या याद रखना है आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में। जैसे ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग। इसके अलावा ये दिहांग और सियांग, इसके अलावा लोहित, लोहित, दिबांग, दिबांग, लोहित, दिबांग, सुबन सिरी, सुबन सिरी, धन सिरी, सुबन सिरी, धन सिरी। और क्या? जिया भरैली, जिया भरैली, जिया भरैली। इनके अलावा कपिली, कपिली, जिया भरैली, कपली, संकोस, संकोस, तिपकाई, 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 मानस, मानस और तिस्ता, और तिस्ता। यही तिस्ता भारत में ब्रह्मपुत्र की अंतिम सहायक नदी है। और यही ब्रह्मपुत्र तिब्बत में जानी जाती है सांगपो के नाम से। और यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाना जाता है। यही ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाना जाता है किस नाम से? जमुना के नाम से। किस नाम से? जमुना के नाम से। और जमुना और पद्मा का संगम होता है बांग्लादेश के चांदपुर में। और दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा बनती है, जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, जहां पर मैंग्रोव सदाबहार क्या पाए जाएंगे? वन। और वहीं पर पाए जाते हैं बंगाल टाइगर। कौन सा? बंगाल टाइगर। आओ देखो, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अभी बताया था आपको, 4 राज्यों मैंने आपको बताया था, चारों राज्यों को देख लीजिए। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में।
हम दो हमारे 12। उत्तर प्रदेश में आपको यही दिखाई देगा। एक स्प्लेंडर पर 4 लोग सवार, आगे एक गधारा, पीछे बप्पा, फिर 2 गधारा, बाद में मम्मी। और ऐसे देखोगे आप भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जब निकलोगे आप तो हम दो हमारे 12 यही दिखाई देगा आपको। रुकेंगे नहीं ये लोग। आपको जान के हैरानी हो ना, प्यार बहुत है ना उत्तर प्रदेश में। अब दिन रात प्यार करने, बेरोजगारियाँ तो बहुत है। तो जब बेरोजगारी बहुत है तो खाली हैं दोनों प्राणी, प्रजनन चालू करे हैं तो हम दो हमारे 12 होबे करेगा। एक तो महिला शिक्षा भी कारण है। जस्ट जोक, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश ने ब्राजील को पीछे कर मुबारक हो उत्तर प्रदेश, ब्राजील को पीछे कर उत्तर प्रदेश को अगर भारत से अलग कर दिया जाए, देखिए देशद्रोही मत कहिएगा हमको, अगर भारत से अलग कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां बड़ा देश बनेगा जनसंख्या के आधार पर। वाह, बहुत तरक्की कर रहे हैं हम लोग। ऐसे रहा तो जो बेड किचन है सब बटुरता जाएगा। मानोगे है नहीं तुम लोग, सुधरो। देखो उत्तर प्रदेश, तभी योगी जी कहा था जनसंख्या नियंत्रण नीति लाना पड़ेगा। योगी जी का तो अपना है ना, दूसरे के प्यार पर कंट्रोल करें लाग है, काव कार्रवाई करें। देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपको बताया था क्या, आप बिहार वाले काहे पीछे छूट जाए हो। बिहार, अब पश्चिम बंगाल, भैया बिहार से पीछे ना छूटे ना। जनसंख्या में तो प्यार भी तो यही बहुत ज्यादा है, प्यार बहुत ज्यादा है लोगों। ठीक है, देखो अपने लोगों में प्यार बहुत ज्यादा है, ह्यूमर बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखिए तो ये है, तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, फिर से देख लेते हैं, कह रहा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद कहां गए, बिहार। लालू जी आगे आपको मजाक में एक सवाल बता देते हैं। लालू जी जब गिरफ्तार हुए इमरजेंसी के दौरान, तो 1971 में एक एक्ट लेकर आई थी इंदिरा गांधी, जिसे कहा जाता था मिसा एक्ट। ये बेटा नजरबंदी कानून है, जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 22, तो बताऊंगा निवारक निरोध। तो मिसा एक्ट के तहत लालू प्रसाद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लालू प्रसाद यादव के हुई लड़की उसी दौरान, तो लालू प्रसाद, इंदिरा गांधी तुम्हारा अपराध मेरे रहे तलक तक जाना जाएगा, और उन्होंने अपनी बिटिया का नाम रखा मिसा भारती। इसी एक्ट के नाम पर लालू प्रसाद की बिटिया का नाम है क्या, मिसा भारती नाम है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से ताप विद्युत केंद्र एवं संबंधित राज्यों में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। कोरबा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा, जी तालचर उड़ीसा में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, ओबरा उत्तर प्रदेश में, कोबरा यही गलत है, यही क्या है, गलत है। आगे, भारत में पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड म्यू। देखिए अब ये सवाल विवादित हो सकता है, 2 बार जनगणना हुई है लॉर्ड रिपन के काल में। अब ये नहीं पूछा कि पहली बार जो है वैज्ञानिक दृष्टि से या जो है सुदृढ़ दृष्टि से पहली बार किसने हुआ है, तो लॉर्ड मियो के काल में हुआ था। ठीक है, ये लॉर्ड रिपन था। ठीक, तो इसका सही जवाब, ये सभी सवाल ही थोड़ा सा गलत हो गया है। हालांकि लॉर्ड रिपन या लॉर्ड मियो, तो लॉर्ड मियो के सही में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो लॉर्ड मियो। आगे, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से, सन 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता, सन 2045 तक। खैबर दर्रा पाकिस्तान, खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। इतिहास पढ़ाते वक्त इनकी व्याख्या किया जाएगा बहुत ठीक से। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम क्या होगा। देखिए सबसे अधिक वर्षा कौन प्राप्त करेगा और सबसे कम वर्षा कौन प्राप्त करेगा। देखिए तो इसमें देख लीजिए, केरल तथा मध्य प्रदेश नहीं। फिर से सवाल पढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले 2 राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। राजस्थान है ऑप्शन में, जी मेघालय, मेघालय के मासिन राम में, मेघालय के मासिन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है, और राजस्थान के तार मरुस्थलों में बीकानेर जैसलमेर वाले एरिया में सबसे कम वर्षा होती है। तो सही जवाब क्या होगा, मेघालय और राजस्थान। मेघालय में खासी पहाड़ियों में स्थित है मासिनराम, और वहीं पर स्थित है चेरापूंजी, जहां 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। त्रिवेणी नहर किस नदी
से पानी प्राप्त करती है? त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करती है? गंडक से प्राप्त करती है। त्रिवेणी, ये बिहार में एक, ये जो गंडक परियोजना है बेटा, एक गंडक परियोजना है जो नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है और यहाँ त्रिवेणी नदी है, त्रिवेणी नहर निकाला गया है। आगे, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? अब देखिएगा बच्चा, पहला पतन, ठीक है, पहला पतन क्या पूछ रहा है? पहला पतन यानी पहला बंदरगाह, पहला पोर्ट। बेटा 1929 के बाद जब लाहौर अलग हुआ ना बच्चे, जब लाहौर अलग हुआ और जब आज़ादी के बाद चला गया तो जो कांडला बंदरगाह था इसे विकसित किया गया। इसे क्या किया गया? विकसित किया गया। और कांडला बंदरगाह बच्चे कहाँ पर है? गुजरात में है। और कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और कांडला बंदरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम आयात या पेट्रोलियम आयात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और इसे फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है। नहावा सेवा, इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कृत्रिम बंदरगाह है जो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया। न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। मंगलोर से 60 किलोमीटर क्या है? ये दूर है। यहीं से कुंदरेमुख के लौह अक्ष भारत सरकार जापान को क्या करती है? निर्यात करती है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त एवं सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह है। आगे, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन। अच्छे तो करा दिया, शायद सवाल रिपीट हो गया है। आगे, निम्नलिखित में से सरजू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बेटा सरजू नदी, सरयू क्या है? सरजू नदी ही बेटा घाघरा है। ये कहाँ से निकलती है? मापचा चुंग हिमनत से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है। मापचा चुंग हिमनत नेपाल से। लेकिन जब ये निकलती है तब इसका नाम कर्णाली रहता है। क्या नाम रहता है? कर्णाली। जब ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में आती है तब नाम क्या हो जाता है? सरजू। ये पहले केवल अयोध्या में सरजू था लेकिन अब पूरे उत्तर प्रदेश में सरजू कर दिया गया है। और इसकी दो सहायक नदियां हैं बच्चे, एक का नाम शारदा है और एक का नाम राप्ती है। और यही शारदा नदी को कहा जाता है गौरी गंगा। गौरी गंगा, इसी का नाम है काली गंगा। इसी का नाम है काली गंगा। गौरी गंगा या काली गंगा, क्या? गौरी गंगा और काली गंगा। और ये शारदा कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती है मिलान हिमनद से। कहाँ से? मिलाप हिमनद से। नेपाल में कौन सा हिमनद है? मिलाप हिमनद से, वहीं से निकलती है। तो सरजू नदी किनारे अगर आप लोग जाएंगे कभी गुरु पूर्णिमा के दिन अयोध्या में, क्या? गुप्तार घाट। अयोध्या वाले लड़के बहुत जान गुप्तार घाट। अयोध्या में दो ये चीज़ है, गुप्तार घाट, गुलाब बाड़ी, के अलावा कुछ है नहीं। आगे सुनिए, तो यही एक पर्यटन स्थल है। तो गुप्तार घाट में लड़के जब जाएंगे तो वहाँ पर आप गाना सुनते हुए मिलेंगे, क्या? तोरे गोदिया में जुड़ान मोर जेरा मोर सरजू माई, मोर सरजू माई। सरजू माई कहा जाता है इनको। आगे अगला सवाल कह रहा, निम्नलिखित राज्यों को भारत का धन भंडार के रूप में जाना जाता है? धन भंडार, छत्तीसगढ़ बेटा, छत्तीसगढ़ जहां सबसे अधिक खनिज पाया जाता है जिस एरिया में, इनमें से क्या है? छत्तीसगढ़ है। क्या लिखा है? धन भंडार। अगर ये खनिज भंडार होना चाहिए था, धान भंडार नहीं, खनिज भंडार होना चाहिए था। तो ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले छोटा नागपुर पठारी एरिया में पाया जाएगा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1869 में निम्नलिखित में से कहाँ लगाया गया था? निम्नलिखित में से कहाँ पर लगाया गया था? तो ये लगाया गया था लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में लगाया गया था। आगे, भारत में कागज उद्योग, ये तो हो गया, वही सवाल रिपीट हो गया है शायद। गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा क्षेत्रों में वृक्ष का अधिकांश कारण सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाया जाता है? सुंदरबन डेल्टा में क्या? चंदन, शीशम, सुंदरीबन पाए जाते हैं। यमुना एक्सप्रेस, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, ग्रेटर नोएडा टू आगरा। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा। आप नर्मदा के बारे में पहले भी बता चुका हूं। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक कंटक है, अमरकंटक, और यहीं से नदी निकलती है। कौन? नर्मदा। कुछ ऐसे निकलती है नर्मदा, यहां से, और गुजरात के भारूच में बहने के बाद कहां गिर जाती है? खंभात के खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। नर्मदा
13-12 किलोमीटर लंबी है और 13-12 किलोमीटर लंबाई के साथ 12-13 किलोमीटर इस लंबाई के साथ खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती मध्य प्रदेश में विंध्य सतपुड़ा श्रेणियों से, साबरमती अरावली उदयपुर पहाड़ियों से, माही कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली क्या है? नदी है। लिख के दिखा देते हैं आपको, फिर से देखिए। तो इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा। नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश में कहां से? अमरकंटक से। कहां पर? अमरकंटक किसकी चोटी है? मैकाल पर्वत की। किसकी? कहां पर है ये? एमपी में है। कहां पर बहती है? भारूच में। भारूच कहां पर है? गुजरात में। और कहां गिर जाती है नर्मदा? खंभात के खाड़ी में। नर्मदा कहां गिर जाती है? ये खंभात के खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। क्या बनाती है नर्मदा? नर्मदा बेटा क्या बनाएगी? ज्वार नद मुख बनाएगी। नर्मदा क्या बनाएगी? ज्वार नद मुख बनाएगी। ताप्ती कहां से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ी में। कहां से? कहां से? धूपगढ़ से। कहां से? धूपगढ़ से। धूपगढ़ के पास से निकलती है कौन? ताप्ती। नर्मदा किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है? विंध्या और सतपुड़ा के मध्य बहती है। कैसे बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। कैसे बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। सतपुड़ा कैसे बहती है? सतपुड़ा बहती है किससे? ताप्ती बहती है किससे? सतपुड़ा और किससे? अजंता से। और ये भी कैसे बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। ये भी कैसे बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। कहाँ बहती है ये? कहाँ पर? गुजरात के सूरत में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में ताप्ती नदी। माही विंध्यन श्रेणियों में। कहां पर? विंध्यन श्रेणियों में। एक झील है मेहद झील, इसी मेहद झील से निकलती है और भारूच में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। साबरमती कहां से निकलती है? राजस्थान में उदयपुर जिले से। कौन से जिले से? उदयपुर जिले से। और इसी नदी पर स्थित है गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और शहर क्या स्थित है? अहमदाबाद। शहर अहमदाबाद साबरमती नदी तट पर ही क्या है? स्थित है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य, तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। लेकिन पर हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? पंजाब। पर हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक पंजाब और कुल उत्पादन में सबसे अधिक कौन? उत्तर प्रदेश। गेहूं उत्पादन में बेटा ध्यान से सुनिएगा, गेहूं एक शीतोष्णकटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है? शीतोष्णकटिबंधीय, जिसकी अच्छी उपज के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए तथा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। मिट्टी इसके लिए दोमट चाहिए, दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी चाहिए। गेहूं उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व में किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। बेटा कभी आप अगर जाओ, कभी देखना आप एटलस को, जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा। अभी आप लोग अपने एग्जाम पर फोकस कीजिए। देखिए ये है बेटा साउथ अमेरिका, और जब साउथ अमेरिका में यहाँ देखेंगे इस वाले एरिया में, तो इस वाले एरिया में आपको मिलेगा घास के मैदान। इस घास के मैदान का नाम है पंपास, और यही पंपास घास के मैदान कहे जाते हैं गेहूं। ये कहाँ? गेहूं उत्पादन के लिए। ये कैसे हैं? ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये शीतोष्णकटिबंध क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक रेखा गुजरा है। कौन सी रेखा? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा बेटा। और मकर रेखा के नीचे जलवायु कैसा होता है? शीतोष्णकटिबंध होता है। लगे हाथ आपको यहीं एक घास और दिखा देते हैं। यहीं पर बच्चे एक घास का मैदान है ब्राजील में, जिसका नाम क्या है? कंपास है। अब ये कंपास घास के मैदान कैसे हैं? ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और यहाँ क्या पैदा होता है? यहाँ पैदा होता है फेजेंडा। ये फेजेंडा क्या है? फेजेंडा क्या है? फेजेंडा कहवा है। ब्राजील में कहवा की खेती को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। यहीं पर आपको एक बात और दिखाते हैं। यहीं पर अभी आपको कुछ समय पहले बताया था, यहीं पर पाए जाते हैं सेलवास की वनस्पतियाँ। ये भी कैसी हैं? ये भी हैं कैसी? उष्णकटिबंधीय। और यहाँ है बेटा वेनेजुला, और वेनेजुला में एक घास के मैदान पाए जाते हैं लानोस। अब लानोस घास के मैदान कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय हैं। कैसे हैं ये? उष्णकटिबंधीय घास के क्या हैं? मैदान हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम के विशाल निक्षेप हाल ही में कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम थोरेनियम में सबसे अधिक खनिज कहाँ होता है? केरल में होता है। आगे
निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी तट पर, बेटा जुआरी नदी तट पर, मुर्मुगोवा जुआरी नदी तट पर स्थित है। कहां पर? गोवा में। कहां पर? गोवा में। भारत सरकार यहां से क्या करती है? भारत सरकार यहां से निर्यात करती है किसका? जापान को। क्या निर्यात करती है यहां से? लोहा। क्या निर्यात करती है? लोह इस्पात जापान को निर्यात करती है। कोचिन बंदरगाह बच्चे कहां पर स्थित है? मालाबार तट पर। कहां पर? मालाबार तट पर। किस राज्य में? केरल में बेटा। किस राज्य में? यह भारत का सबसे बड़ा क्या है? शिप यार्ड है, जहां जहाजों का क्या होता है? मरम्मत। पारादीप बंदर कहां स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। तूतुकोरिन कहां स्थित है बेटा? चेन्नई में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में। यह कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु में स्थित है। और बेटा तमिलनाडु में स्थित होने के कारण यह खुला बंदरगाह है जो कैसा है? एक कृत्रिम बंदरगाह है। वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। अगला सवाल कह रहा उमैया झील किस राज्य में स्थित है? उमैया झील मेघालय में स्थित है। उमैया झील। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद। अभी बताया था आपको साबरमती जो नदी है कहां से निकलती है? उदयपुर जिले से। किस पहाड़ी से निकलती है? अरावली पहाड़ी से। किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से निकलती है। इसी नदी पर अहमदाबाद और गुजरात की राजधानी क्या स्थित है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा की शोक कहा जाता है? महानदी को उड़ीसा की क्या कहा जाता है? शोक। क्या? महानदी को छोटा नागपुर पठार। जब आप देखेंगे एक जिला पाएंगे आप पलमू, उसी पलमू जिले से निकलती है महानदी और ये से कहा जाता है उड़ीसा की शोक। इसी महानदी पर क्या बना है? हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध बना हुआ है। चलिए अगला सवाल कह रहा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अब इसके हिसाब से क्या होगा? दामोदर, क्योंकि यहां शिव समुद्रम नहीं है। ठीक पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है दामोदर 1948 में बना था। कहां पर? 1948 में बना था। ठीक है, यह भारत की पहली नदी घाटी क्या है? परियोजना है। लूनी नदी किसमें गिरती है? लूनी नदी बेटा कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। लूनी नदी बच्चा भारत की इकलौती नदी है जिसका निकलते वक्त पानी मीठा रहता है। निकलते वक्त जब निकलता है तो निकलती है तब पानी मीठा रहता है, लेकिन गिरते वक्त पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। गिरते वक्त पानी बच्चे क्या हो जाता है? इसका खारा हो जाता है। लूनी नदी बेटा भारत की कैसी नदी है? अंतःस्थलीय नदी है। कैसी नदी है? अंतःस्थलीय, अंडरग्राउंड रिवर है। कैसी नदी है? अंडरग्राउंड रिवर है। अंतःस्थलीय नदी है। कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी की सहायक नदियां थोड़ा अजीब सुनेंगे आप। लूनड़ी, सूखड़ी, फूफड़ी, खाखड़ी, ठेठड़ी, मीठड़ी, ये लूनी की क्या है? सहायक नदियां हैं। लूनी की सहायक नदियां हैं। लूनी ना डेल्टा बनाती है ना एक्सुरी बनाती है, क्योंकि एक्सुरी का मतलब होता है खराब करना है, बर्बाद करना। ना लूनी अपने साथ कुछ लाती है ना कुछ बर्बाद करती है। कच्छ के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? कावेरी नदी तट पर कौन सा शहर स्थित है? कह रहा हैदराबाद नहीं, बंगलोर जी, बंगलोर। तिरुचिरापल्ली ये स्थित है कावेरी नदी तट पर। आगे कह रहा कपिलाधारा जलप्रपात। बेटा कपिलाधारा जलप्रपात ये है धुआंधार जलप्रपात। ये किस नदी पर है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर? मध्य प्रदेश में। किस नदी पर? ये जिस नदी पर है उसका नाम नर्मदा है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? सबसे बड़ी वाह नदी, सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी होना चाहिए था, यहां पर पश्चिम वाह नदी होना चाहिए था। पश्चिम वाह नदी, सबसे बड़ी पश्चिम वाह नदी कौन सी है? नर्मदा है। सबसे बड़ी पश्चिम वाह नदी कौन सा है? नर्मदा है। बेटा आपको गंगा के बारे में कुछ बता देते हैं। गंगा बेटा दो धाराओं का संगम है। एक धारा है भागीरथी का, और भागीरथी निकलती है गौमुख के निकट से। कहां से? गौमुख के निकट से। कौन सी ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर है। और जो एक नदी और है जिसका नाम है अलखनंदा, और अलखनंदा का उद्गम कहां से होता है? संतोपंथ ग्लेशियर से। कहां से? संतोपंथ ग्लेशियर से। और दोनों का संगम कहां होता है? देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग में। और यहीं पर ये दो नदी क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। दो नदी क्या बन जाती हैं? गंगा बन जाती हैं। गंगा भारत के 5 राज्यों से बहती है। कितने राज्यों से? 5। कौन सा? उत्तराखंड से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है, उसके बाद बिहार में जाती है, बिहार के बाद
झारखंड में जाती है और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल में जब पहुंचती है तो पश्चिम बंगाल में एक स्थान है जिसका नाम क्या है, फरक्का। और यही फरक्का में पानी बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में नाम हो जाता है हुगली और बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, इसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में नाम क्या हो जाता है, पद्मा। गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या किया गया है, घोषित किया गया है। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, तो आज के ये 50 क्वेश्चन पूरे रहे। ज्योग्राफी के लगभग सेशन हमने आपसे करा दिया है आपको। ठीक है, कोई शिकायत है, कोई डिमांड है, कोई सुझाव है, कोई गलती है जो आपको लगता है, कमेंट बॉक्स आपका है, भर दो यार, लिख दो जो लिखना है। ठीक है, जो कमियां होंगी हम उसको स्वीकार करेंगे। आपका सुझाव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और आपके सुझाव पर अमल जरूर करेंगे हम। गलतियां जब आप हमारी बताएंगे, हम अपने आप में उसमें सुधार करेंगे और हम अपने आप को परफेक्ट करने का प्रयास करेंगे। दुनिया में कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन परफेक्ट होने का प्रयास लगातार जारी रखा जा सकता है। शिक्षा बेटा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हर हमेशा कुछ ना कुछ आप सीखते रहेंगे। वही व्यक्ति कुछ सीख पाएगा जो सीखने की इच्छा लेकर आया है, जो सीखना चाहता है। अगर आप सीखने के लिए तत्पर हैं तो आपको कोई कुछ भी सिखा सकता है। लेकिन यदि आप सीखने के लिए तत्पर ही नहीं हैं, आप सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो आपको कोई कुछ सिखा नहीं पाएगा। तो जब भी आप कहीं जाएं, शिक्षा लेने जाएं, तो आप सीखने के भाव से जाएं। ठीक है, जब भी जाएं आप सीखने के भाव से जाएं। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, पढ़ते रहें अपने करियर के लिए, अपनों के लिए, उनके लिए जिनकी आशाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जिनका मोहब्बत और प्यार जुड़ा हुआ है, वो जो आपके इंतज़ार, आपके सिलेक्शन के लिए अपनी आंखें बिछाए बैठे हैं कि काश मेरा बेटा आएगा और मेरे जीवन को बदल देगा। उनके सपनों को साकार करें आप। धन्यवाद आपको हमें देखने के लिए।